बिजली में सबसे बड़ा खसारा मिला। गैस और बिजली की जो कीमतें हैं जो हम पे कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उन कमीशंस को हम पे कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हमें महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें बांध दिया। कभी गैस में खसारा नहीं हुआ। ये 154 अरब रुपए का गैस में खसारा छोड़ के गए। रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पीछे चला जाता है। वायदा किया RLNG का शाहिद खान अब्बासी साहब 15 साल के लिए ऐसे बांध दिया कि हम हिलना भी चाहें तो हम नहीं हिल सकते हैं। सिर्फ 27% पाकिस्तानियों को पाइप गैस मिलती है। बाकी सारे लोग हैं वो LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मैं भी करता हूँ। कॉस्ट है LPG की वो 4 गुना ज्यादा है उन 27% कंज्यूमर्स के जिनके घर गैस आती है। गैस की भी और बिजली की कीमत बढ़ने नहीं देनी, बल्कि कम करने की कोशिश कर रही है। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब, उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब भी सुने और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। गैस का जो ये सिचुएशन है जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज शहबाज गिल जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, उन्होंने एक नया गद्दारी का सर्टिफिकेट इशू किया। पहले उन्होंने बताया कल कि जी नेपाल में मुलाकात हुई बरखदत की बुक कोट करते हुए नरेंद्र मोदी की और नवाज शरीफ साहब की। आज उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन पहले पिछली मंगल को एक फॉरेन एम्बेसी में लंदन में खुफिया तौर पे मिले। फिर उन्होंने कहा कि उनके साहबजादे जो से हैं वो भी इंडिया से आए हुए 2-3 लोगों से मिले लंदन के एक होटल में। उन्होंने कहा हमें बहुत डिटेल्स पता है, हम सबको बताएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन की बातें सुने तो वो लगता है कि वो चाहते हैं कि पूरा मुल्क एक तरफ हो जाए, फ़ौज और गवर्नमेंट एक तरफ हो, सिविल वॉर हो, जो भी हो, लेकिन उनके बकौल जमहूरियत मर रही है, हमने उससे बचाना है। लेकिन वाज़ह नज़र आ रहा है दोनों में से शायद किसी को परवाह नहीं है कि कौम कैसे ज़िंदा हो रही है। आज इप्सॉस का भी एक सर्वे आया है और उसमें बड़े खौफनाक उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आए हैं। 51% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि आने वाले 6 माह में उनकी माशी हालत और ख़राब होगी। 54% अनएम्प्लॉयड अपने आप को कहना शुरू हो गए हैं पहले से ज़्यादा। 85% लोग वो हैं जो समझते हैं कि शायद हमारी नौकरी किसी भी दिन जा सकती है, और 29.8% लोग सिर्फ वो हैं जो समझते हैं कि शायद माशी हालात ठीक होंगे, कुछ एतबार है। ग्लोबल जो एवरेज है वो 41.8 के करीब है, यानी कि उससे आधी। भारत में भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। ये हैं ग्राउंड रियलिटीज़। गैस की बात हो रही है, आज का प्रोग्राम जो हम बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कहा कि जो अगला साल है वो इस साल से भी शदीद होगा, और इस साल खुद वो कह रहे हैं, उनके एडवाइज़र कह रहे हैं नदीम बाबर साहब कि जी शदीद गैस की किल्लत होगी। अक्टूबर से तमाम CNG स्टेशंस बंद हो जाएंगे। गर्मियाँ आती हैं तो बिजली गायब हो जाती है, सर्दियाँ आती हैं तो गायब गैस हो जाती है। लेकिन आज हम प्रोग्राम में करने की इस्टेब्लिश कोशिश करेंगे कि क्या ये अवॉइडेबल था, क्या इसका कोई बचाव था कि जिस तरह अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में नदीम बाबर साहब ने कहा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने एक्सप्लोरेशन नहीं की और दरियाफ्त नहीं की, जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में, तो उसकी वजह से गैप आ गया है और सब कुछ हमारा उसके अंदर पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया। मेरे आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की थी कि गवर्नमेंट के लोग ज़रूर इनवाइट करूं। हमने नदीम बाबर साहब से कांटेक्ट किया, उमर अयूब खान साहब से कांटेक्ट किया, हमाद अज़हर साहब को हमने दावत भेजी, ताबिश गौहर जो भी अपॉइंट हुए स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन पावर, क्योंकि पावर का भी काफ़ी रोल है, गैस जाती है उधर। उन्होंने तो कहा कि जी मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, दुबई से आके समझ आती है। बाकी वुज़रा मैंने देखा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पे बुला लें तो फ़ौरन आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक दूसरे की पकड़ियाँ छालनी है जब, लेकिन जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नहीं आते और फिर हमें बात उनके बगैर करनी पड़ती है। और मैं शुरू में इसलिए क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि कल को ये ना कहेगा जी आप लोग वन साइड डिस्कशन करते हैं। आज की डिस्कशन में सर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, सीनियर PMLN लीडर, और आमिर मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट। और आमिर ने एनर्जी पे बहुत काम किया, हमने मिलकर ही बहुत स्टोरीज़ की हैं। हमें इशफाक तोला साहब ज्वाइन करेंगे बाद में, और अमार हबीब हैं हमारे साथ, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। मैं आमिर, आई स्टार्ट विद डॉक्टर मिफ्ता।
दो तीन चीज़ें, लेकिन मिफ्ता आपको शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन को दो तीन स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी इन द डार्क। ये रिपोर्ट तो 2017 की है, इसलिए डेटा इस पर 15-16 का, लेकिन वो भी काफ़ी है। हम उस वक्त 19वें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले नेचुरल गैस हैं दुनिया में, ममालिक में 19वें नंबर पे हैं। टर्की के बराबर थे 2017 में, और चाइना का 1/4 था। लॉसेस ज़रा सुन लें आप, 14% तो हमारी सिर्फ ट्रांसमिशन में चली जाती है, लॉसेस के अंदर होती है। गैस थेफ्ट जो सी है वो भी माशाल्लाह हमारी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारा 158,000 किलोमीटर का सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न का पाइपलाइन है, वो 3 टाइम्स अराउंड द अर्थ आप जा सकते हैं। लीकेजेस सुन लें, एवरेज लीकेज 4.9 पर किलोमीटर, ये सुई सदर्न की है जो आप कराची है उधर आप देखते हैं, और सुई नॉर्दर्न की 2.2 पर किलोमीटर है। जर्मनी की 0.21 है और यूएस की 0.36, एक से भी नीचे। आप हिसाब लगा लें कि अगर हर 1 किलोमीटर पे 5 आपकी लीकेजेस हैं तो 1,58,000 किलोमीटर कर लें आप, 1/8 आपकी ज़ाया हो जाती है गैस। चोरी 14 से 15% है। डॉक्टर मिफ्ता, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये जो गैस क्राइसिस अब हुआ है, क्या इससे बचा जा सकता था? थैंक यू मालिक। एंड देखिए, मैं सच बताऊं कि उमर अयूब से भी मेरी दोस्ती है और नदीम बाबर से तो आई एम फेयरली गुड फ्रेंड्स, तो आई ट्राई टू बी एज फेयर एज टू देम इवन इफ दे आर नॉट हियर। जब हमारी हुकूमत आई थी 2013 में, तो बड़ा सिवियर गैस का क्राइसिस था। आपको पता है कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्री को इसेंशली 100% गैस नहीं मिलती थी। हमने 2 टर्मिनल्स लगवाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर विद गवर्नमेंट मिनिमम गारंटी, और वो 2 टर्मिनल के लिए हमने पाइपलाइन लगवाई। तो पाइपलाइन जो थी वो कराची से कन्वे करती है गैस टू नॉर्थ एरियाज़। उसके बाद हमने बात करी थी एक्सॉन से, एनर्जेन करके ऐसा कुछ नाम इन्होंने कंसोर्शियम बनाया था विद एक्सॉन, लकी ग्रुप्स, सैफायर एंड हेलमोर एक्सेट्रा, और वो एक लगा रहे थे। अब ज़रूरत नहीं थी कि हुकूमत की गारंटी हो, क्योंकि 2 टर्मिनल लग चुके थे। PGPL वाले कोशिश कर रहे थे, इसके अलावा और दीगर लोग कोशिश कर रहे थे। अगर ये 2 साल के अंदर अब तक 1 टर्मिनल या 2 टर्मिनल और लग चुके होते और एक पाइपलाइन भी और बन चुकी होती, तो इट वुड हैव बीन ईजियर कि गैस हम दे सकते सर्दियों में पंजाब में भी इंडस्ट्री को, पावर प्लांट्स को भी, और कराची के अंदर भी। अच्छा, दूसरी जो बात ये कि हमने जो 2 टर्मिनल में गारंटी करी थी, तकरीबन 12 कार्गोज़ की थी, कि 12 कार्गोज़ हम उससे प्रोसेस कर सकते थे, जिसकी हुकूमत ने गारंटी करी थी। ये अमूमन जो एक कार्गो आप कहते हैं, जो एक जहाज का पूरा लोड होता है उसको आप एक कार्गो कहते हैं। मैं क्लियर कर दूं लोगों के लिए। तो हर 5वें दिन अगर आएगा तो तकरीबन 6 कार्गो आ रहे हैं PSO के टर्मिनल पे, वो 100% चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो 600 मिलियन क्यूबिक फीट आपको रोज़ का दे रहा है। जो दूसरा आपका जो PGPL का टर्मिनल है, उस पर एवरेज पे जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 5 कार्गो आ रहे हैं, 4.25 कार्गो आ रहे हैं इस सितंबर के महीने में। जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में उससे भी कम आए हैं। तो अगर वो टारगेट पूरे आ गए होते, 6 के 6 कार्गो ले आते, या 7वां भी कार्गो उधर से ला सकते हैं, अगर वो ले आए होते तो शायद शॉर्टेजेस जो थी वो कम होती। सर्दी के अंदर तो इन 2 टर्मिनल को अगर आप फुल स्पीड पे भी चला लें, प्लस उनका जो एक्सेस कैपेसिटी है वो भी यूज़ कर लें और कच करके सिस्टम में डाल दें, फिर भी नहीं होगा जब तक कि 1 या 2 और टर्मिनल ना लगें। कम से कम 2 और टर्मिनल लगेंगे, या फिर आपकी ईरान गैस पाइपलाइन खुल जाए, या ताजिकिस्तान से जो टैबी की वो। डॉक्टर मिफ्ता, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि 2 टर्मिनल्स बन जाते हैं, लेकिन टर्मिनल तो चले $200-250 मिलियन में, $300 मिलियन में बन जाता है। असल तो मलबा है जो सी पाइपलाइन आपने बिछानी है, वो कम से कम कह रहे हैं कि 800-900 मिलियन डॉलर की पाइपलाइन बननी थी, कितनी बननी थी। तो क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल था कि ये गवर्नमेंट अगर 2 साल के अंदर आई थी तो 2 टर्मिनल्स भी लगा लेती, साथ पाइपलाइन भी बिछा लेती? क्या जेन्युइनली पॉसिबल था? सर, पहला टर्मिनल जो हमने लगाया था वो 10 महीने 21 दिन में लगा था। दूसरा टर्मिनल मेरे ख्याल से को 1.5 साल में लगा था। 1.5 से 2 साल के अंदर आप लैंड बेस्ड टर्मिनल लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जो वो शोर वो होता है, FSRU बेस्ड टर्मिनल जो होता है वो लग सकता है। तो वो तो लग सकता था, एक्सॉन भी लगा सकता था, मैं ख्याल से गालिबन मित्सुबिशी भी अभी ट्राई कर रहा है। 2 साल के अंदर देखें इनको परमिशन वगैरह। अगस्त का मेरे पास लेटर है एक्सॉन का, अगस्त 18 का,
कि जो जब से उन्होंने कहा है कि हम ये नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है पोर्ट कासिम के अंदर और वो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक पाइपलाइन की कोई बात नहीं हुई। पाइपलाइन की एक बात थी नॉर्थ साउथ की जो कि रशियन कंपनीज कोशिश कर रही थी लगाने की। मैं आपको मेरा ख्याल था कि इसको FWA को ठेका दे देना चाहिए था, क्योंकि उनको वो तो फौजियों ने खुद ही ले लेना था राइट ऑफ वे, फौजियों को कोई ना नहीं करता। आपका प्लान ठीक था, आसानी हो जाती। आई विल से दिस कि हमको भी राइट ऑफ वे लेने के अंदर फौजियों ने बड़ी हेल्प करी थी, मतलब लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। लेकिन ये तो बकौल आपके वैसे भी जब बैठे आप बात करते हैं, बड़ी आप तारीफ करते हैं, नदीम बाबर साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, तो 2 साल फिर क्या करते रहे? ये पाइपलाइन क्यों इस पे काम नहीं हुआ? क्यों राइट ऑफ वेज का इशू नहीं? क्यों इन कंपनीज को परमिशंस नहीं दी गई? सर ये सवाल तो मैं तो एक अपने मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे सकता हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आपको वो मिलें वो कर लें। मैं ये समझता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं थी कि 2 साल के अंदर 1 या 2 टर्मिनल और लग जाते, प्राइवेट सेक्टर में लग जाते, हुकूमत की बगैर गारंटी हो या गारंटी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मजीद गैस क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि नैब का मसला है, SSGC वाले बहुत रिलक्टेंट है नई पाइपलाइन लगा के किसी एक प्राइवेट पार्टी को एक्सेस देने का। जब एक पार्टी को या 2 पार्टीज को आप एक्सेस देंगे तो सवाल उठेंगे कि आपने इनको क्यों नहीं दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया। बहुत सारे आई कैन सी व्हाई ब्यूरोक्रेट्स इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, व्हाई द ऑफिसर्स इन सुई सदर्न गैस एंड आपके ज़माने में नैब नहीं थी? उस ज़माने में नैब थी। बात क्या हुआ है आपने देखा है ना मेरे साथ। तो गुजारिश क्या हुआ है 2-2 4-4 महीने अंदर है कि आप आगे हैं, बल्कि फिट हो गए हैं, टैन हो गए हैं। मैं तो देखा आपकी सेहत बेहतर हो गई है। बेहतर हो गई है इसलिए आमिर मतलब हाँ सॉरी, मेरी गुजारिश ये है, देखें कि ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब एक मतलब ये अब मुझे अली जैदी साहब ने भी बड़े एक्यूज़ करा था कि टर्मिनल आपने महंगे लगाए हैं। फिर मैंने उन्हीं के डॉक्यूमेंट से दिखा दिया कि देखो जहां आप $2 दे रहे हैं क्योंकि आप 1 कार्गो ला रहे हैं, वहाँ आप जहाँ पे 6 कार्गो ला रहे हैं वहाँ 40 सेंट दे रहे हैं, और 40 सेंट दुनिया की कम तरीन प्राइस में है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह लग जाएगा। ये लगाने वाले थोड़े बंदे, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आई मीन 2 साल में फिजिकली तो आराम से हो सकता है, लेकिन फाइलें मूव करना, नए लोग हुकूमत में आए। देखिए एक याद रखें कि खान साहब ने कभी पहले हुकूमत नहीं करी थी, ये पहली मरतबा। नए लोग कोई नहीं है। नदीम बाबर साहब आपकी गवर्नमेंट के साथ भी रहे, पंजाब में भी रहे, उमर अयूब पहले भी गवर्नमेंट भुगता चुके हैं। ये एनर्जी को कोई नए लोग नहीं डील कर रहे, एक्सपीरियंस लोग डील कर रहे हैं। आमिर, यह जो लेटेस्ट डेटा बता रहा है कि 7.5 अरब क्यूबिक फीट रोज़ की हमारी डिमांड है। हमारे पास पैदावार जो सी 3.5 अरब क्यूबिक फीट है, और ओगरा रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से सालाना 3 लाख नए लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, कनेक्शन भी हो रहे हैं, और गैस पैदावार सालाना तकरीबन 9.5% गिर रही है। नज़र आ रहा था कि पिक्चर खौफनाक है। अब जब ये शुरू में हमेशा कहते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कुछ नहीं हम कहेंगे, बाकी या लोड शेडिंग, लेकिन हमेशा होती है वो। अब लोड शेडिंग होगी, फिर तंदूरों पे रोटी पहले 12 रुपए की है, नान 15 रुपए का है, वो तंदूर पे जाके और महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन का बुरा हाल हुआ है। क्या ये जो गैस क्राइसिस है ये मैन मेड क्राइसिस है, खुद बनाया हुआ है क्राइसिस अपने पे लाए हुए हैं, कि ये अब एंड में एमरजेंसी मेजर्स में फ़ैसले करेंगे, अचानक शिपमेंट्स आएंगी, बुक होंगी, उसमें प्रॉफिट्स बनेंगे? एक बात बड़ी सेफली मालिक की जा सकती है, वो ये कि मैन मेड अगर पूरा क्राइसिस नहीं है तो अच्छी पॉलिसीज़ के साथ जो है इसको मिटिगेट किया जा सकता था, इसको क्राइसिस को कम किया जा सकता था। जैसे कि 2018 के अंदर बहुत कम लोड शेडिंग हुई थी गैस की, क्योंकि एक माफिया था जो कि LNG के कार्गोज, ये जो कह रहे हैं मिर्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नहीं डिमांड उन्होंने की हुई थी, नहीं ऑर्डर किए हुए थे। तो यहाँ पे एक साहब थे अदनान गिलानी साहब, उन्होंने अपना रिस्क लेके कार्गो ज़्यादा मंगवा लिए थे, तो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो गया था। दूसरा ये है कि टीम आपको चाहिए वो होती है गवर्नमेंट की जो सॉल्यूशंस दे, वो बताए कि जनाब ये प्रॉब्लम है, हियर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, ये दुनिया की अजीब गवर्नमेंट है, वो हमें रोज़ प्रॉब्लम बताते हैं। वो कह रहे हैं हो लोड शेडिंग हो गई, गैस की हो रही है, जागते रहना, भाई आप गवर्नमेंट हैं, आप सॉल्यूशंस बताएं।
हमारे जैसे जो रिपोर्टर टाइप लोग हैं, हमें कुछ सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं कि 2-3 चीज़ें जो बड़ी बड़ी मैं कर दूं। पहले तो ये मैं बता दूं कि टर्मिनल्स की, नए टर्मिनल्स की बहस फजूल है कि जब तक आपकी पाइपलाइन नहीं होगी तो टर्मिनल्स की बात ना करें। उसमें 1 से 3 साल तक पाइपलाइन में लग जाएंगे। पाइपलाइन की स्टोरी ये सुन लें कि सुई गैस वाले, सुई नॉर्दर्न वाले कह रहे हैं कि जनाब हम 1 से लेके, कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए, पर वो कह रहे हैं $1 बिलियन से लेके $1.5 बिलियन तक जो है ना हम दे देंगे। ये जो GIDC के हमारे पैसे हैं ना, ये सिर्फ हमें दिलवा दें, हमारा कैश फ्लो का मसला है। और ये एक का वो तो इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने, मिफ्ता साहब की गवर्नमेंट ने 295 बिलियन लेके वो खर्च दिया, ये तो खर्च दिया उन्होंने। ये है कि अभी इस वक्त फर्टिलाइज़र की लॉबी आ गई है, IPPs की लॉबी आ गई है, वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिक्र कर रहे थे मिफ्ता कि रशियन को लाना चाह रहे हैं। उनका जो मिनिमम फिगर जो मार्केट में चल रहा है वो $2.7 बिलियन का एक फिगर आया हुआ है, और टोटल ट्रांसपेरेंस में बिल्कुल कोई नहीं रख रहे हैं। नहीं सवाल के जवाब दे। मैं 2 दफ़ा जाके वहाँ से हुए हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, वो सेक्रेटरी साहब दौड़ जाते हैं, मिनिस्टर साहब आपको पता है नदीम बाबर साहब वैसे अवेलेबल नहीं होते, कुछ नहीं बता रहे कि इन्होंने पाइपलाइन का क्या करना। अब क्विकली मैं 2-3 बता दूँ जो चीज़ें जो मुझे एज अ रिपोर्टर और आपको नज़र आती हैं कि जो कि मिटिगेट कर सकती हैं प्रॉब्लम। पहली बात तो ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 100% यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी मिफ्ता ने कहा कि सितंबर के नहीं है, ओवरऑल साल के फिगर देखें तो जो सेकंड टर्मिनल है वो 50 to 70% यूज़ हुआ है, 30 to 40% यूज़ नहीं हो रहा। और कैपेसिटी चार्जेस लाखों में आप दे रहे हैं। और अब ये कर रहे हैं कि उसकी जो है गवर्नमेंट का ये लगाए कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर जो टर्मिनल्स हैं, खुद जो है इन्होंने कतर से इनको महंगी लेनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया हुआ है कि वो सस्ती लेके वो इस्तेमाल कर रहा है। वो एक अलग लंबी स्टोरी है, मगर क्विकली पहले आप एग्जिस्टिंग अपना एक यूज़ करते। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, अभी ये जो $2 पे आ गई थी LNG, इन्होंने हेजिंग क्यों नहीं की? इनको 10-15 साल की LNG खरीद लेनी चाहिए थी, और उसके बाद इस दौरान में अपनी जो नेचुरल गैस है उसको बड़ा मिनिमम यूज़ करना चाहिए था, जैसे अमेरिका रशिया में करते हैं कि अपने जो वेल्स हैं उसको वो क्लोज कर देते हैं अगर मार्केट में जब सस्ती होती है, ताकि उसको बचाते। अगर ये कर लेते तो क्यों नहीं इन्होंने की? $2 की 15 साल तक का आपका जो है ना। लास्टली आपके पास और 100 तरीके होते हैं अगर सोल्यूशन देने वाले हों, कुछ टीम बिठाई जाए। फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइज़र है, आप ऑफ सीज़न के अंदर आप कहें जी अपना जितना बनाना है 2 साल 3 साल का स्टॉक कर लें, बिल्कुल करें, ताकि उस वक्त इंडस्ट्री, ख़ासतौर पे ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा ग्रिजलर्स है, गैस ग्रिजलर्स है, क्योंकि ये बनती है, प्लांट एफिशिएंसी भी उनकी बड़ी बुरी है। सो हमें दे हैव नॉट डन एन ऑडिट ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट। बार-बार ये बात होती है। ये मैन मेड मैं इसलिए समझता हूँ कि ये जो टीम इस वक्त जो ट्रॉयका है, जो है सेक्रेटरी साहब का, वजीर साहब का, एडवाइजर साहब, स्पेशल असिस्टेंट साहब नदीम बाबर का, ये मिले हुए, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जानबूझ के किया जाता है, बिकॉज पीपल मेक मनी एंड दे आर allegedly नहीं, लोग तो पैसा बनाते हैं, तो ऑब्वियस है या ये कॉम्प्लिसिट है या ये इनकॉम्पिटेंट है, एक चीज तो है। ठीक है तोला साहब, आप भी एनर्जी इकोनॉमी पे काफ़ी आपकी भी नज़र है, सब कुछ है, ज़रा क्विकली ये बताएं कि ये जो इससे गैस का ये जो इशू है, क्या ये अनअवॉइडेबल था? क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट बेगुनाह है? और ये क्यों? क्योंकि मैं नदीम बाबर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने इसमें कहा कि जी कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर गैस बहरान को हमारा फेलियर नहीं कह सकते, और सारा उन्होंने डाला कि जी ये इन्होंने न्यू फाइंड्स नहीं की थी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, हमने तो अब लाइसेंस भी दिया, सब कुछ किया, इसमें 4-5 साल लगेंगे। बेसिकली बकल आप सीट बेल्ट पहनो और रगड़ा खाते रहो अगले 4 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब थैंक यू वेरी मच। मालिक साहब, जैसे आमिर मतीन साहब ने कहा या मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, ये तो इस बात को तो अयां ही समझें कि ये 2 साल में मेरा ख्याल है हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड चले गए। और जिस तरीके से ये FSRU, जिस तरीके से मिफ्ता साहब ने कहा, लकीली थोड़ा बहुत उसमें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी इन्वॉल्व था, और उसको बड़ा क्विकली किया गया ECC के थ्रू। मेरा ख्याल है अगर 2 टर्मिनल और लग जाते तो मेरा ख्याल है अराउंड 1 बिलियन क्यूबिक फीट। लेकिन अगर पाइपलाइन नहीं थी तो 2 टर्मिनल्स क्या करते? पाइपलाइन अगर नहीं है उनको ट्रांसमिट करने की, तो टर्मिनल से कैसे मसला हल होना था? देखिए, 2 तरीके कार होते हैं, एक होता है बंडल्ड अप्रोच होता है, एक होता है अनबंडल्ड अप्रोच। क्रायोजेनिक पाइपलाइंस लग जाती हैं, अगर हम स्टोरेज लगा लें आपके पोर्ट कासिम पे, जो ऑयल जेटीज़ हैं आपकी, वहाँ से ले जाके क्रायोजेनिक पाइपलाइंस ले लें
और अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करें थ्रू स्पेशलाइज्ड व्हीकल जी आती हैं और जो बाउजर्स वगैरह जो प्रॉपर व्हीकल्स के थ्रू ओके जी एक ये होता है और ये इसका प्रपोजल भी ये ला सकते थे और प्राइवेट सेक्टर में ये लोग आना चाहते हैं और मेरा ख्याल है अब मुझे जहाँ तक पता चला है कि एक कॉन्ग्लोमरेट हमारे पाकिस्तान के हैं वो ये प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाइपलाइन पे आप बैंक करते हो और आप बोलते हैं कि नहीं जी जब तक पाइपलाइन नहीं बनेगी मैं सोया रहूँगा। ये काफ़ी चीज़ें और भी हो सकती थी और मेरा ख्याल है जब इतना आपने क्लोज़ किया था और जब आपका अरब लाइट आपने देखा होगा $20 पे आ गया था और आपकी अनयूटिलाइज डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरबिया के पास भी पड़ी हुई थी $2.6 बिलियन की। तो अगर मैं 1000 मेट्रिक टन के हिसाब से अगर मैं लूँ हमारी जो कंजम्पशन है पर मंथ की, तो अगर मैं लेता तो $2.6 बिलियन में तो हम 11 महीने का हेज कर लेते। और ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के चक्कर में JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले के चक्करों में जब ये रहे तो वो $40 से भी अब क्रॉस करके अब ऊपर नीचे हो रही है और अब नोबडी इज़ रेडी टू हेज योर ऑयल। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है प्रोएक्टिव तौर पे हुकूमत को लेनी चाहिए चाहे कोई भी हो। और ये रिएक्टिव अब हम रिएक्टिव सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस थे। आपके पास एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं और मैं कहता हूँ कोई मुज़ायका नहीं है उनका क्या सियासी ताल्लुक हो। मुझे ये बात इस बात में कोई आर नहीं होती कि कभी भी आप कोई भी एक्सपर्ट हो उसको बुलाएं उससे आप सोल्यूशन लें। मैं ना मानूं कि पॉलिसी कोई भी हुकूमत रहेगी सियासी एतबार से मैं नहीं कह रहा। जी जैसे आपकी गैस पे ब्रेक्स आ रही है हमारे प्रोग्राम में भी आनी ज़रूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। जी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अमार बिफोर आई गो बैक टू मिफ्ता साहब जी मुझे बताएं एक बहस नहीं भी चल रही है गैस वेटेज वाली कि जी वो आम आदमी को तो शायद इतना नहीं समझ आता कि जी आप इम्पोर्टेड गैस जो लाएंगे और जो हमारी नेशनल गैस है इनको जब मिक्स करके आप एक एवरेज प्राइस निकाल लें और फिर उसके ऊपर काम करें। एक तो उसमें भी ज़रा बताएं कि क्या वो डूएबल फार्मूला है, होना चाहिए। मैं इसमें आपको खबर देता जाऊं कि ये गवर्नमेंट ये लॉ ला रही है और मैंने ये असदुल साहब से पूछा था कि जनाब ये सिंध से कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, CCI से कैसे करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा इस पर मेरी बात सिंध चीफ मिनिस्टर से भी हुई थी इंटरव्यू में और वैसे भी बात हो रही थी। मैंने को कहा कि CCI में उनका जी बात है CCI में कंसेंसस फैसला होना ज़रूरी नहीं, मुतफ़क़ा नहीं है, तो मेजॉरिटी वोट से तो ले जाएंगे। और मैं कहा फिर क्या करेंगे, कहता कुछ नहीं फिर सब्र करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो ये फैसला करवा लेंगे। अमार वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू डॉक्टर मिफ्ता, ये जो इस वक्त रगड़ा लग रहा है पूरी कौम को, जो अभी एक इसकी भी एक वेव आएगी इनकन्वीनियंस की सब कुछ, कौन जिम्मेदार है इसका? प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको फोर्स ही नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, कि डॉक्टर मिफ्ता और इनकी टीम जो पहले हुकूमत करके गए हैं 5 साल? देखें जनाब प्राइसिंग का इशू तो देखें काफ़ी अरसे से है, क्योंकि उसमें ये है कि जिस प्राइस पे हम निकालते हैं उस प्राइस पे बेचते नहीं हैं, उससे कम पे ही बेचते हैं। तो जो भी गैस बिकती है वो नुकसान पे ही बिकती है और अगर आप इनएफिशिएंसीज और लीकेजेस को कंसिडर करें तो उसकी कॉस्ट कई ज़्यादा और बढ़ जाती है। पिछली हुकूमत ने जो काम करा था, मिफ्ता साहब डिड अ वंडरफुल जॉब, जो कि टर्मिनल्स लगे, वी फाइनली हैड अ वे आउट कि हम इंपोर्ट कर सकें गैस और उसको सिस्टम में डाल सकें। आगे जाके अब करना यही है कि वेटेड एवरेज प्राइस आएगी तो उसमें ये होगा कि क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक की प्राइजेस हैं वो बहुत कम हैं, इवन कि अगर आप LPG से भी कंपेयर करें जो कि एक उसका सब्स्टिट्यूट है, तो नेचुरली एक उनका एक मूवमेंट होगी ऊपर की तरफ और एक वेटेड प्राइस होगी, क्योंकि उसमें वही है कि जो हमें अभी गैस मिल रही है वो बहुत सस्ती मिल रही है। उसकी इसका क्विक सोल्यूशन क्या है? अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगले साल और भी इससे बुरा हाल होगा, इसका क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास? इसका सोल्यूशन सर यही है, वेटेड प्राइस है, प्राइसिंग नीड्स टू बी करेक्ट। दैट इज वन ऑफ द आंसर्स, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। जी, एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन इज के देयर नीड्स टू बी, जैसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए। अब गैस है, नेचुरल गैस हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो सिर्फ 23% होती है। अगर यही गैस हम पावर प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी 60% होगी। यानी कि ये एक पोटेंशियल आर्बिट्राज आपके पास मौजूद है कि आप चूल्हे को, गैस चूल्हे जो हैं, स्लोली एक मूवमेंट चलाएं कि वो बिजली पे कन्वर्ट हो जाए। ये एक तरीका है। इसी तरह हम गीज़र इस्तेमाल होता है सर्दियों में जिसकी जो कि गैस होता है, अगेन वो बहुत इनएफिशिएंट होता है। वही चीज़ अगर आप बिजली पे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एफिशिएंसीज आपकी आएंगी। अगेन
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, यानी कि गैस अवेलेबिलिटी। अभी भी अगर आप देखें कि PLL वगैरह जो है 60% PLL नहीं सॉरी दूसरा जो टर्मिनल है दैट ऑपरेटिंग एट 55-60% कैपेसिटी, दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। न्यू टर्मिनल्स, नए टर्मिनल्स का लगना बहुत ज़रूरी है, नई पाइपलाइंस का लगना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चरल हैं। फिर आपकी आ जाती है मिफ्ता, एक बात बताएं, उन्होंने कहा कि जी हमने लाइसेंसेस इशू कर दिए शायद 5 के करीब नए टर्मिनल्स के, उसमें से 2 कंपनीज ने काम भी शुरू कर दिया है और वो होपफुली तैयार हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में है, हम कोई इसमें लाइबिलिटी फाइनेंशियल नहीं ले रहे। तो गवर्नमेंट ने तो हाथ साफ कर दिए, झाड़ दिए। उसने कहा ठीक है यार, आपने एक्सप्लोरेशन नहीं की, आपका मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, हमने एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस दे दिए, कुछ शुरू भी हुई है लेकिन उसकी अभी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट वो नहीं है प्रोड्यूस के वो फ़र्क डाल सके। आपने नए टर्मिनल्स की बात की, हमने लाइसेंस इशू कर दिए, 2 कंपनीज बना भी रही हैं, काम भी शुरू हो गया, साल 1.5 साल में हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट को फिर हम क्या इल्ज़ाम दें? बस ये एक ही गलती है कि उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया और जैसे तोला साहब कह रहे थे ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं ढूंढे। गन तो सारा फिर आप लोगों ने मारा है ना? नहीं, सारी कसूर हमारा है। मतलब देखिए, एक तो गुजारिश ये करूँ कि पाइपलाइन ज़रूरी है, अच्छी बात है पाइपलाइन डालें, लेकिन जब हमारी पाइपलाइन रेडी नहीं हुई थी और एंग्रो का टर्मिनल चल रहा था तो हम 400 मिलियन क्यूबिक फीट जो था वो कराची को दे देते थे, सारी की सारी LNG, और मॉलिक्यूल को तो नहीं पता होता ना कि वो इम्पोर्टेड है या लोकल है, और हम स्वाप कर देते थे सावन से और ऊपर से, या मतलब तो नॉर्थ को गैस मिल जाती थी। तो दैट्स एक्चुअली 400 MMCFD तो आप रोज़ की स्वाप कर सकते हैं। छोटी सी पाइपलाइन आपको कराची के लिए लगानी है, वो आप 3 महीने में लगा सकते हैं। देखिए, सुई नॉर्दर्न की कंपनी का पूरा नाम है सुई नॉर्दर्न पाइपलाइंस लिमिटेड। ये कंपनियों का काम पाइपलाइन लगाना है। अगर 1 साल 2 साल के अंदर तो ये बड़ी पाइपलाइन लगा सकते थे। रशिया का जो ठेका था वो मेरे ख्याल से, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, सो डोंट होल्ड मी टू इट, बट वो रशियन मांग रहे थे 78 सेंट्स पर MMCFD ट्रांसपोर्टेशन, और हुकूमत शायद 70 ऐसा कुछ 72 पे, मतलब 2-4 सेंट का फर्क रह गया था, समथिंग लाइक दिस। सो दिस वाज नॉट समथिंग दैट इन द गवर्नमेंट हैड टू पे फॉर, दिस वाज जस्ट कि उनको वो टोलिंग के पैसे मिलते, जो LNG इस्तेमाल कर रहा है वो ले लेता। एक इंटरेस्टिंग और आपको बात बताऊं कि ये जो करक और कोहाट वगैरह में जो हम गैस ले रहे हैं OGDC से और MOL से और OMV वगैरह से, वो गैस इस वक्त LNG से महंगी है। $5.25 की गैस तो आप वो खरीद रहे हैं उनसे इस वक्त, और आपको LNG जो थी वो $3-4 की मिल रही थी, जो अब जितने भी ठेके थे। अब उसमें बताएं कि देखें, गनवर से हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका अगले महीने 5 साल पूरे हो जाएंगे गनवर के कॉन्ट्रैक्ट के, उसको रिप्लेस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करा है। अब जो अगर आप स्पॉट ले रहे हैं तो आपको इस वक्त स्पॉट सस्ते मिल रहे हैं, दिसंबर में गालिबन स्पॉट महंगे मिलते हैं क्योंकि सर्दी आ जाती है, थोड़ी सी गैस की मार्केट टाइट हो जाती है। 75% ऑफ ऑल गैस सोल्ड इन द वर्ल्ड इज थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाई वुड दे नॉट मेक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? आप बिड करें, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, बिस्मिल्लाह करें। हमने 5 साल का पहले गनवर से 13.37 में किया, कतर से भी उतने का किया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था 2 साल बाद, क्योंकि गैस प्राइसेस कम हो गई थी, 11.62 में किया था। अब अगर वो थोड़ा से पहले कर लेते तो बहुत ही सस्ता मिलता, अभी भी कर लेंगे तो 11-11.5 में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने किस्सा खत्म हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। 10 साल का अच्छा, एक बात तो बताएं, आप चेयरमैन भी थे सुई सदन के, ये जो चोरी की इतनी हाई स्केल है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लाइन लॉसेस, अनअकाउंटेड फॉर गैस, इस पर कुछ भी नहीं ठीक किया आप लोगों ने, बल्कि आपके ज़माने में भी बड़ी, पहले से ज़्यादा बड़ी, 2010 के बाद ड्रामेटिक राइजेस हुई 2014-15 के अंदर। ये क्या चक्कर था? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये कि ये नेटवर्क स्पैगेटी नेटवर्क है, तो आप नेटवर्क को आइसोलेट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चल सकता कि कहाँ पे UFG हो रहा है और कहाँ पर जो है वो थेफ्ट हो रही है, कहाँ पर जो है वो लीकेज हो रही है। पाइपलाइंस ऑब्वियसली फरसूदा हैं, 50 साल पुरानी हैं, तो उसमें काफ़ी जगह लीकेजेस भी है। बलूचिस्तान में फॉर इंस्टेंस हम गैस देते हैं 50%, 46% था मेरे ख्याल से, इज़ UFG, यानी कि हम यहाँ से गैस डालते हैं, जितने मीटर्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, तो उसके बाद 54% गैस, 46% गैस गायब हो जाती है, हमें पता ही नहीं है कहाँ जाती है, सीरियसली। अब मतलब so these are very severe problems। क्यों नहीं पता? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें, मीटर्स हैं, आपकी मेंटेनेंस है, इसमें कौन सा चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, तो आपको लोग खुद चोरी कर रहे हैं ना, गैस कंपनीज वाले, और फिर वो बिलिंग जो सी है हमारे से रिकवर हो रही है सारी। देखें उसकी वजह ये है कि वो एक तरफ से जाती है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। मैं उसकी आइसोलेट नहीं करी हुई थी, स्पैगेटी नेटवर्क था, मेरी कम से कम ये कोशिश थी कि उसकी आइसोलेशन को, उसको आइसोलेट करने पाइपलाइंस का, ताकि हमको पता चल जाएगा। बट देयर इज आल्सो अ पॉलिटिकल इशू। देयर आर सर्टेन एरियाज इन कराची, देयर आर सर्टेन एरियाज इन सिंध एंड सर्टेन एरियाज इन ऑल ऑफ बलूचिस्तान मोस्टली, जिधर बहुत ज़्यादा UFG है। उसके बाद में आई नो मोर अबाउट द साउथ, नॉर्थ के अंदर भी वो होगा।
सो दैट वाज वन इशू। जो ये अगर 2 टर्मिनल लाते तो एक टर्मिनल तो लाइक आई सेड के बगैर पाइपलाइन के इसका स्वाप करवा सकते थे, ये थोड़ी सी उसमें। और सच्ची बात ये है कि मतलब ये पाइपलाइन जो भी है उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं करनी थी, पाइपलाइन भी टोलिंग पे लग जाती, प्राइवेट सेक्टर के लोग पाइपलाइन भी लगाने के लिए तैयार थे एज लॉन्ग एज आप गारंटीड ऑफ टेक दे दें उनको, तो ये चीजें कर लेते मेरे ख्याल से, तो इतनी शॉर्टेज नहीं। आमिर यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर आई गो टू तोला साहब? मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि ये जो हम कहते हैं ना कि ये मैन मेड क्राइसिस है, डिलिबरेट क्राइसिस है, और हमारे जो ये रहते हैं कि लेजिटली लोग पैसे बना रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मालिक 2 साल से आपने दोनों, सबसे बड़ा एनर्जी का गैस का मसला आ रहा है, दोनों सुई साउदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के एक्टिंग एमडी रखे हुए हैं, और दोनों एमडी, एक एमडी को इनकी गवर्नमेंट ने मिफ्ता साहब से पूछते निकाला था ऑन वेरी डूबियस चार्जेस, नए वाले को इमरान खान साहब ने निकाला था, और तीनों 4 दफ़ा एक्टिंग लग चुके हैं वहाँ पे। आप जान के ये नहीं रखे जाते। 7 क्राइसिस एनर्जी के आ चुके हुए हैं, वही टीम रहती है, नो हेड्स गेट रोल्ड, और वो सारा का सारा ऊपर ट्रॉयका नीचे ट्रॉयका हर जगह वही टीम बैठी हुई है, बंदे नहीं हटाए जाते क्योंकि ये सबके इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे जो है पैसा बनाया जा रहा है। तोला साहब पहले जी मिफ्ता, सॉरी वो शायद वो आमिर भाई नॉर्थ की बात कर रहे हैं, और साउथ के अंदर जब गए थे तो उस वक्त अमीन राजपूत साहब जो थे वो एमडी थे, उसके बाद अमीन एक्टिंग एमडी वही है जी, उसके बाद उन्होंने अमीन राजपूत को हटाया, एक किसी इमरान साहब को लगाया, वो हमारे डीएमडी थे, फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद इमरान को भी हटा के वसीम साहब को लगा दिया, फिर वापस अमीन राजपूत पे आ गए, और अब मैंने सुना है कि कोई 5वां एमडी आने लगा है, सो मतलब हमदानी साहब करके, हु आई थिंक विल बी अ परमानेंट एमडी। सो मतलब ये हम तो अमीन राजपूत को छोड़ के गए थे, हमने कम से कम सुई सदन में हमने किसी को किसी भी चार्जेस पे फायर नहीं किया। तोला साहब, अगर ये इतने एक्सपर्ट्स ऊपर बैठे हुए, नदीम बाबर साहब बैठे हुए हैं, उमर अयूब बैठे हुए हैं, अगर ये एमडी इसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन परमानेंट एमडी होगा, जब तक एमडी परमानेंट नहीं होगा उस इदारे की पॉलिसीज़ परमानेंट नहीं होती। सवाल सब, जिसको अपनी नौकरी की का नहीं पता कल मैं हूँ या नहीं हूँ, वो क्या पॉलिसीज़ बनाएगा? तो क्या ये डिलिबरेटली जानबूझ के ये सुकम रखा गया है ताकि ये इदारे बिल्कुल एक पॉलिसी ना बना सकें, कोई जामे मनसूबाबाजी ना हो और हर एड हॉक मेजर हो? आज ये फैसला कर लिया, कल ये कर लिया, कुछ एड हॉक मेजर्स में ही पैसे बनते हैं सबसे ज़्यादा। मालिक साहब देखें, इसको मैं अमीन तो इज़ अ पर्सनल फ्रेंड, इज़ अ वेरी नाइस मैन और बड़ा कॉम्पिटेंट इंटेग्रिटी वाला बंदा है, और मैं ये समझता हूँ ज़्यादती हुई उसके साथ पहले भी, और अब मैं समझता हूँ वो आए हैं, मेरा ख्याल है यही मैं हमेशा कहता रहता हूँ, और वही चीज़ आपको अगर याद हो तो मैं FBR के चेयरमैन के बारे में भी कहता था कि 3 महीने तक आपने उनको रखा और आप कहते हैं कि जी इसको मैं बाद में परमानेंट करूँगा। तो इसी तरीके से इन इदारों में भी अगर इस किस्म के ही माहौल रहेगा तो आपकी बात बजा है कि कोई भी फैसला कोई भी शख्स कर नहीं पाएगा। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे होते हैं और बाद में 10 साल बाद कोई एक नोटिस आ जाता है नैब की तरफ से कि जी आप आ जाइए और जवाब दें, तो बेहतर ये नहीं होगा क्या कि आप इनके पहले ही प्री ऑडिट करा लें ताकि किसी को एक डर ना लगा हो कि मेरी पगड़ी उछाली जाएगी 10 साल बाद। और जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसमें आप नैब के एक ऑफिसर को इंक्लूड कर लें, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मैनेज कर लें, आप बता दें, और उसके बाद अगर कोई भी इस किस्म की और पूरे प्रोसेस में इनको साथ रखेंगे जब, तो ये जो आपके प्रॉब्लम जो सब्सिक्वेंटली अराइज हो रहे हैं मेरा ख्याल है उनको आप यू कैन क्लिप देयर विंग्स। और इस किस्म के जो डिसीजन आप लेते हैं कि जी कि आप टेम्परेरी एमडीडी एक्टिंग एमडीज आपने लगा दिए और बाद में वो फैसले ना कर पाए और इसका पूरा दोस्तों के लिए मालिक बात यह है कि अच्छे होंगे ये लोग डिलीवरी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, रियासत के लिए, अपने काम के लिए अच्छे नहीं हैं तो अच्छे नहीं हैं, सीधी सी बात है। ये सारा प्रोसेस रहता है कि टर्मिनल्स पूरे जो यूज़ नहीं होते वो कैसे होते हैं कि डिमांड इनकी तरफ से आनी होती है। जब आप एक्टिंग रखते हैं उसको कहते हैं कि डिमांड कम भेज, वो डिमांड कम भेजता है, फिर ऑर्डर कम की जाती है LNG, फिर शॉर्टेज होती है। वरना जिस मुल्क के अंदर आप देखें 3-4 साल से गैस की लोड शेडिंग हुई है, वहाँ कोई रीज़न बनता है कि आप अपने टर्मिनल पूरे इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर जगह अपने कैपेसिटी चार्जेस उनको पूरे साल के देने हों, ना करना तो क्रिमिनल है। अच्छा मुझे ये बताएं इस तरीके से हम मालिक साहब जी तोला साहब, मालिक साहब कैन आई ऐड हियर? जी प्लीज।
देखें आप इस हर चीज़ के मामलात को देखेंगे, जैसे GIDC का भी एक क्राइसिस आया, आमिर मतीन साहब और हम सब उसमें शाना बशाना खड़े हुए थे इसमें, और अगर आप देखते हैं तो वो वहाँ पर ये एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को कि 50% पे सेटलमेंट कर लो। अब प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस देने का मतलब है कि जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि आपको मुझे GIDC देना है और 50% देना है। अब देखें कोर्ट ने 100% किया तो वही लोग अब क्रेडिट लेके जा रहे हैं कि नहीं जे देखें ना, हमें तो इतने पैसे मिल रहे हैं और ये हम माशाल्लाह से इतना बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने किया। मगर यही फैसला अगर 1 साल पहले अगर आप देखते तो उसमें एक दिन आपने एक ऑर्डिनेंस निकाला और दूसरे दिन उसको आपने रिसाइन करके एक तरफ कर दिया। तो ये एडहॉक डिसीजन के आपके जो समरात है ना, वो ये बिल्कुल मुजम्मरात होते हैं, समरात कभी मिफ्ता एक बात इसी तरीके से जी थोड़ा सा बात पूरी कर लें आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से ये जो फैसले जो एडहॉक बेसिस पे हम करते हैं, चाहे इस फील्ड में हो चाहे किसी और फील्ड में हो, या बोरोइंग्स के देख लें, आप मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देख लें, ये आपको सब्सिक्वेंटली बड़ी एक लंबी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है और उसका खमियाजा जो होती है वो कौम भुगतती है। ठीक है, जो डिसीजन मेकर होता है वो बड़ी। जी यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मिफ्ता मुझे एक बात बताएं, ये जो साउथ एशियन डेवलपमेंट फोरम है, ये वर्ल्ड बैंक का ये फोरम ही है, इनकी एक रिपोर्ट थी इन द डार्क, जिससे पहले मैंने कुछ डेटा भी आपको स्टैट्स कोट किए थे। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कंपैरिजन उस वक्त 2017 में की थी, 2015 वगैरह के डेटा लेके सब कुछ। उनमें 2-3 चीज़ें उन्होंने उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सारा पावर सेक्टर को देते बेटर एफिशिएंसी की बेसिस पे और उससे जो रिजल्ट्स आते, उसके बाद जो यूरिया और DAP हम लेते हैं, उन्होंने कहा अगर आप इंपोर्ट भी करें सारी, उन्होंने निकाली कि आपकी प्राइस डोमेस्टिक की प्रोडक्शन प्राइस ज़्यादा है क्योंकि फर्टिलाइज़र प्लांट वाले आपके इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गैस भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ था कि जो ईयरली तकरीबन $836 मिलियन की सेविंग्स बनती थी जब आप इन 2 सेक्टर्स को करते हैं। ये जो यूरिया में इतना जाता है, खाद बनाने में सारी गैस जाती है और उन प्लांट्स की एफिशिएंसी बड़ी क्वेश्चनेबल है, सब कुछ है। आमिर ने एक बात की गुजरते गुजरते कि जी उनको उस सीज़न में प्रोडक्शन करें जिस सीज़न में डिमांड नहीं है गैस की हमारी पीक करती। क्या ये डूएबल है? और दूसरा, आप लोगों का भी ये यूरिया सेक्टर इतना लाडला क्यों रहा है? जब आप इंटरनेशनल इंपोर्ट प्राइसेस से भी इसे ये महंगी बनाते थे, गैस भी गज़ल कर जाते थे सारी हमारी, उसी वजह से पावर के अंदर आप फर्नेस ऑयल यूज़ करते थे। इस यूरिया सेक्टर ने तो दोनों तरफ से हमारे और साथ में मैं ऐड कर दूं मिफ्ता आपसे कि स्टडी शायद पहले भी हुई है या करवाई जानी चाहिए कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो इंपोर्ट ही कर लिया जाए। कितना फ़र्क आता है प्राइसिंग का? उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था कि जो 2015 की उन्होंने डेटा लिया उसमें यूरिया और DAP अगर इंपोर्ट प्राइसेस करके 15% ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी डाल देती गवर्नमेंट तो उसकी कॉस्ट बनती थी 1.67 बिलियन। और उससे कहा कि अगर आप ऐसे करें और पावर सेक्टर को देते तो 3 मिलियन टन वो बचता था, उसमें सेविंग स्ट्रेट निकलती थी $80 मिलियन की। तो खाली ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने से और $850 मिलियन तकरीबन इंपोर्ट का। आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया? एक ऐड कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो। जी तोला साहब। ये 2006 में मैंने पहले कैलकुलेशन की थी, जैसे आप वर्ल्ड बैंक की 15 की बता रहे हैं ना, और हमारा नतीजा भी यही था। 2011-12 तक मैं ये करता रहा कि नतीजा ये था। मगर इसमें एक चीज़ को ज़रूर आप मरूद खातिर रखिएगा कि अगर आप इन फर्टिलाइज़र प्लांट को बंद करते हैं या ऑफ सीज़न या सीजनल आप उसको ऑपरेशन की अलाउ करते हैं तो उनका भी आपको कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट या तो जब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्यों जब आप इनको क्लोज करेंगे जी मिफ्ता आप जाएंगे और अगर आप वो कैपेसिटी पेमेंट, लेकिन गुजारिश करता हूँ मैं, अगर कैपेसिटी पेमेंट देते हैं फिर भी नेट बेनिफिट रहेगा। कुछ फर्टिलाइजर प्लांट्स को आपने गारंटी करी हुई है कि आपको 10 साल तक गैस देंगे, 60 रुपए में, 80 रुपए में, 120 रुपए में, समथिंग लाइक दिस, फीड स्टॉक। अब जब मालिक आप टिपिकल इंडस्ट्री को इस वक्त सिंध में मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की गैस दे रहे हैं, 1000 रुपए की गैस जब आप 60 रुपए में देंगे तो उसको वो कदर ही नहीं करेगा, वो वैल्यू ही नहीं करेगा और ज़ाहिर एफिशिएंसी नहीं होगी। तो प्लांट इसलिए गैस गजलिंग है क्योंकि आप उनको मार्केट प्राइसेस पे दे नहीं रहे। अब अगर मेरा तो ये ईमान है इस पर कि आप जो है अगर आपने सब्सिडी देनी है फार्मर को, और बिल्कुल देनी चाहिए सब्सिडी फार्मर्स को, आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ दैट, बोथ DOP पे और फर्टिलाइजर पे, वो आप डायरेक्ट सब्सिडी दें फर्टिलाइजर वाले बिल्कुल फार्मर,
जब आप ये देते हैं गैस प्राइस में सब्सिडी, तो इट्स नॉट क्लियर टू मी कि सारा पास ऑन हो जाता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से नहीं होता है। हुकूमत जो है, हमने जो है वो सेल टैक्स कम रखा था ताकि सेल टैक्स की उनको सब्सिडी मिल जाए, वो ज़रूर कर दें आप, सेल टैक्स माफ़ कर दें, बल्कि हमने 2% रखा था। लेकिन आप ये जो है ना गैस, ये इवेंचुअली गवर्नमेंट को ये कह देना चाहिए, 2-3 साल का नोटिस देना यार चाहिए। आप भी वजीर थे, आपकी बड़ी सेहत थी, आपके ज़माने में क्यों लाड ले रहे? आप लोगों ने क्यों नहीं कहा इनको तो छोड़ें, अपना भी बताएं ना, आपने क्यों नहीं किया? क्या माफिया बहुत स्ट्रांग है? देखिए हमारे ज़माने, या एक तो ये माफिया का वर्ड जो हम इस्तेमाल करने लगे ना पाकिस्तान में, हर चीज़ जो हमको समझ में नहीं आती उसको माफिया बोल देते हैं। सीरियसली हमें समझ आती है, हम नहीं हमें मिफ्ता समझ आती है, हम लीगल रीजन की वजह से नहीं कहते, बिकॉज जो बड़ा बिजनेस ग्रुप है वो अपनी पॉलिसी बनाता है। समझ आती है कि सेकंड टर्मिनल में जो एक शख्स है जो कि डिफॉल्टर है गैस का, उसने वॉलंटरी रिटर्न किया हुआ है, उसके ऊपर 6 केसेस में बेल है, वो एप्लीकेंट नहीं बनता और उसको टर्मिनल मिल जाता है, तो हमें समझ सारी आती है। आप बताएं आप लोगों ने क्यों नहीं हाथ डाला, ये सारे को ठीक क्यों नहीं किया? ये मतलब मुझे नहीं लगता कि गैस वाले जिसके अंदर मतलब फौजी फर्टिलाइजर सामने कोई माफिया है, लेकिन ऑब्वियसली दे आल्सो लॉबी फॉर देयर ओन इंडस्ट्री। हमको अगर उनको 3-4 साल का टाइम देने कि देखो 3-4 साल में एफिशिएंट कर दो, 3-4 साल में हम तुमको मार्केट प्राइस पे गैस देंगे। ऑब्वियसली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज हु आर वर्किंग इन दीज फैक्ट्रीज। अगर आप सारी चीजें इंपोर्ट करना शुरू कर दें और ये कि भाई वो भी एफिशिएंट चाइना में है, ये भी एफिशिएंट चाइना में, ये एफिशिएंट ओमान में है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर तो हम तो हमारे भी लोगों को हमको नौकरियां देनी है। तो आई अंडरस्टैंड यार नौकरी की मिफ्ता एक सेकंड, ये जो आप कहते हैं जिस तरह ये कार इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा एक फ्रॉड शुरू किया हुआ है, इतने लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, पर नौकरी कॉस्ट एक होती है कि एक नौकरी की वैल्यू होती है कि $1 लाख डॉलर में क्रिएट होके वो इतने लोगों को ख़ानदान चलाएगी। इस हिसाब से तो आप करोड़ों रुपए की एक नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी भी तो कोई लॉजिक देखनी है। आप पूरी इंडस्ट्री बिठा दें, पूरा मुल्क बिठा दें कि जी हमने यहाँ पे 2000 लोगों को नौकरी दी हुई है, दिस डजंट वर्क। मालिक मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3-4 साल के अंदर वो अपने प्लांट एफिशिएंट कर लें। आइडियली यू आल्सो अंडरस्टैंड कि वी वुड लाइक द फर्टिलाइजर टू बी मेड इन पाकिस्तान बट एफिशिएंट इनफ प्लांट सो दैट इट इज बेटर देन इंपोर्टेड प्लांट। और जब तक एफिशिएंट नहीं होते फिर आप इंपोर्ट करें, एफिशिएंट प्लांट लगे आप बिल्कुल लोकल को दें। मगर अगर आप इनको 2-3 साल का वो दे देते हैं कि यार देखो 3 साल के बाद हम तुमको मार्केट प्राइस पे देंगे और 3 साल में हम कैस्केडिंग प्राइस बढ़ाएंगे, अभी 120 रुपए की दे रहे हैं, अगले साल 400 रुपए की देंगे, फिर 800 की देंगे, फिर 1000 की देंगे, जो भी मार्केट प्राइस है, राइट? तो 3 साल के अंदर आप उनको एक उस पर स्टेप्स लेटर पे लेके आए, अब्रप्ट चेंजेस ना करें पॉलिसी के अंदर। जिस आदमी ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो मिसाल के तौर पर, और उसने ये सोचा है कि मैं 20 साल तक 10 रुपए की गैस मिलेगी, एक मिसाल है, और उसको आप अचानक प्राइस बढ़ा दें तो वो बड़ा, इसलिए कि उसको 3 साल पहले क्रिमिनल डील मिली हुई है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जहन्नुम में जाएंगे जिसको बुरी डील मिली हुई है, हमें क्या हुआ उससे फर्क पड़ता है? जिसने डील करी हुई है, देखें जिसने डील करी हुई है, जिसने, क्योंकि कुछ लोगों ने, अच्छा डाउन टू माय लास्ट 2 मिनट्स में वो बेचारे अमार तो बीच में बैठे रह गए। अमार वेरी क्विकली, लोग क्या करें यार, ये बताओ, इस साल ये नजर आ रहा है हमें कोई नहीं गैस मिलनी, लोग क्या करें? तो एलपीजी पे शिफ्ट हो जाएं। टू बी फेयर, दिस इज़ द फ्यूचर। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आप कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, गैस आपको नहीं मिलेगी, आप एफिशिएंट चीज़ों में शिफ्ट हों, आप एलपीजी पे शिफ्ट हों, आप अपने चूल्हे जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें, आप हीटर जो हैं अपने वो बिजली पे शिफ्ट करें, और बिजली को फिर आप सोलर पे शिफ्ट कर लें। और अगर थोड़े से आपके पास पैसे हैं तो क्या ये पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट कर ले? ये बड़ा अच्छा आइडिया है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म का हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एनीबॉडी फ्रॉम द पैनल, तोला साहब, मिफ्ता, एनीबॉडी, क्विक सोल्यूशन कुछ है इस साल और अगले साल? देखिए मैं आप इतनी सी गुजारिश करूं, क्विक सोल्यूशन यही है, क्रायोजेनिक पाइपलाइन लगाएं, बदले। मैं कहता हूं वो बंदे ले आए बारी बारी यार। तोला साहब योर 20 सेकंड्स। क्रायोजेनिक पाइपलाइन लें, क्रायोजेनिक पाइपलाइन लें। ये क्रायोजेनिक पाइपलाइन जरा बता दें क्विकली आम लोगों को, ये क्रायोजेनिक पाइपलाइन होती क्या है? हो सकेगा अभी इतनी जल्दी नहीं सर। ये होती है कि आपकी जेटी से उतरेगी और आपके पास एक स्टोरेज फैसिलिटी वहीं पे होगी, जैसे ऑयल की होती है, और वहीं से स्पेशलाइज्ड व्हीकल में आगे चली जाएगी, जहां जहां बंडल यूज करने आपको बड़ी बड़ी जगहों पे। और ये कितने अरसे में लग सकती है? ये आपको सस्ती भी पड़ेगी अभी सर, ये 1 साल मैक्सिमम सब हो जाएगा। मिफ्ता, एनी क्विक सोल्यूशन सवाए इसके कि मुझे ये ना कहें कि मैं अपनी फैमिली को लेके पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाऊं, मुझे यहाँ रहने का होता है। मालिक, we love you, we want you to be here. ये तो में कहां जाएंगे मिफ्ता भाई? For now, मैं मालिक का कह रहा हूँ, for now
देखें एक टर्मिनल में 750 गैस आ सकती है, एक में 690 आ सकती है, उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन भी कर सकते हैं। फॉर नाउ तो ये छोटी सी पाइपलाइन लगा लें, कराची के सिस्टम में ज़्यादा गैस डाल दें और कराची से स्वाप करवा लें, तो ये 300 गैस जो है ना वो अभी एक्स्ट्रा फॉरन ला सकते हैं। तो आधी का मतलब आधी नहीं तो 1/3 शॉर्टेज कम हो सकती है। उसके अलावा सच्ची बात है कि एकदम 2 महीने का कोई सोल्यूशन नहीं है। 2-3 महीने में ये हो सकता है कि आप एक छोटी सी पाइपलाइन लगाएं, ज़्यादा गैस कराची को दे दें, स्वाप करवा लीजिए और सारा किस्सा खत्म हो जाता है और उनको 750 रुपये एक पे चले जाएं। 10 सेकंड मालिक, सोल्यूशन ये है कि उन लोगों को लाएं जो सोल्यूशन दे सकें। ये पॉलिटिशियंस का काम है, टीम चेंज करें, और मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने 1/3 किया है, और भी तरीके हैं कि पूरी कैपेसिटी यूज़ की जाए तो अनदर 1/3 उधर से भी पूरा हो जाता है। मेरा ख्याल है मिटिगेट ज़रूर हो सकती है, ड्रास्टिकली मिटिगेट प्रॉब्लम हो सकती है। चलें, वी रन आउट ऑफ टाइम। आई थिंक आपने सोल्यूशन नाज़िर सुन लिया। मेरी तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर अगर ये प्रोग्राम आपको कोई ब्रीफ दे, जो देगा नहीं, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर इन लोगों के पास सोल्यूशंस होते तो आज ये क्राइसिस ना होता। इसके अलावा भी सुनिए लोगों की बातें। जो लोग परमानेंट MDs नहीं लगा पा रहे, वो एक परमानेंट पॉलिसीज़ क्या बनाएंगे? जो लोग आपको सवाए एफिशिएंसी नहीं ला सके निज़ाम में, वो क्या बताएंगे? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नज़र भी आते हैं, जो नहीं भी आते। बात यह है कि टफ डिसीजंस कौन लेगा? हु विल बिल्ड द कैट, द एनर्जी कैट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।